नमस्कार दोस्तों, आज हम डे 8 में एंटर हो चुके हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और चलिए आज क्या करते हैं, चैप्टर 1 जो है उससे रिलेटेड जो एडिशनल कुछ केस स्टडीज जैसी पूछी जा सकती हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिस इज आशीष चौधरी, यू आर वाचिंग कॉमर्स बाबा। लेट्स बिगिन। Do you think this is your time? तो पहली केस स्टडी क्या कहती है, उन्होंने बोला कि वॉल्वो लिमिटेड जो है उसने टारगेट किया है कि वो प्रोड्यूस करेंगे 10,000 शर्ट पर मंथ और जो कॉस्टिंग आएगी वो 100 रुपीज की आएगी। बट प्रोडक्शन मैनेजर ने ये टारगेट जो है वो 90 रुपीज के हिसाब से अचीव कर लिया है। क्या आपको लगता है प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव है? गिव वन रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब यहां पर अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। यस, तो इसका आंसर है यस, दैट प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव बिकॉज उन्होंने जो काम है वो टाइम से कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। इसमें बोला उन्होंने हीरो लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ और उसकी जो कॉस्टिंग है वो 150 है। बट उन्होंने जो कॉस्टिंग लेके चले, जो उनकी कॉस्टिंग एक्चुअल में आई वो 160 है। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो यहां पर हाँ भाई, वो इफेक्टिव तो होगा क्योंकि उन्होंने बोला है वो कॉस्ट जो है वो 160 हुई है, लेकिन अगर टारगेट अचीव हो गया है तो यस ही इज इफेक्टिव, बट ही इज नॉट एफिशिएंट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, बिकॉज उसने जो है वो जो प्राइस है, जो कॉस्टिंग है वो 150 की जगह 160 लग गई है। तो यहां पे बोलेंगे यस ही इज इफेक्टिव बिकॉज ही हैज कंप्लीटेड द टास्क ऑन टाइम, बट ही इज नॉट एफिशिएंट बिकॉज द कॉस्ट इज कंपैरेटिवली मोर। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। उन्होंने बोला हीरो लिमिटेड टारगेट टू प्रोड्यूस 20,000 शर्ट्स। जब वो 20,000 शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आगे बोल रहे हैं कि उसकी कॉस्टिंग 150 पर शर्ट है। द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट एट अ कॉस्ट ऑफ 170। 20 रुपए से कॉस्टिंग बढ़ गई है। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज एफिशिएंट? अब यहां पे क्वेश्चन देखो चेंज किया है, इफेक्टिव नहीं पूछ रहे, वो आपसे पूछ रहे हैं क्या प्रोडक्शन मैनेजर एफिशिएंट है? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। नो, ही इज नॉट एफिशिएंट बिकॉज जो 150 रुपए थे वो 170 रुपए तक पहुंच चुके हैं। दैट मीन्स मोर कॉस्ट इज देयर। तो यहां पे आपका आंसर होगा नो, बिकॉज कंपैरेटिवली द कॉस्ट इज वे हायर देन व्हाट इज एक्चुअली बीइंग डिसाइडेड। चलिए आइए हमारी नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट केस स्टडी है हमारी वो बोलती है योर ग्रैंडफादर हैज रिटायर्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स। इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स जहां बोल दिया वहां पे ही आपका आंसर छुपा हुआ है, बिकॉज दोज प्लान्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो इंप्लीमेंट करते हैं वो एक्चुअल में मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे होते हैं। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही इज वर्किंग? तो आंसर सीधा सीधा है, कभी भी आपसे केस स्टडी में पूछें कौन है वो लोग जो प्लान इंप्लीमेंट करते हैं तो आप क्या बोलोगे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे जो बंदे बैठे हुए। स्टेट वन मोर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें आप क्या बताओगे? टू कोऑपरेट एंड मैनेज द थिंग्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू गिव द फीडबैक टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट दैट हाउ प्लान्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड। तो ये आप उसमें एक एडिशनल चीज लिख सकते हो अगर आप चाहते हो तो। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। Your grandfather has retired from an organization in which he is responsible for overseeing the efforts of the workforce. At which level of management? Overseeing the efforts of the workforce. Clearly यहाँ पे जब overseeing हो गया है तो ये आप बोलोगे supervisory level और operational level of management, because जो foremen होते हैं उनका काम ही यही होता है ये देखना कि how things are being worked out। फिर उन्होंने बोला है स्टेट वन मोर फंक्शन जो इसमें हम कर सकते हैं, तो
तो यहां से टेकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड अप्लाइंग इन द लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये जो सुपरवाइजरी लेवल है या जो ऑपरेशनल लेवल है या जो फंक्शनल लेवल है, इसमें ये चीज फॉलो की जाती है, हाउ थिंग्स विल बी डन इन दिस पर्टिकुलर लेवल इन द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आंसर पहली चीज हो गया सुपरवाइजरी, और जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट से मिल रहे हैं, हाउ दे विल बी इंप्लीमेंटेड, ये एक और इसका फंक्शन हो गया जो आप याद रख सकते हो। तो चलिए आइए एक और केस स्टडी देख लेते हैं। मेघा लिमिटेड जो है या मेगा लिमिटेड जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो वाटर हीटर्स की। उन्होंने बोला वो अपने फर्स्ट ईयर में, ऑपरेशन के फर्स्ट ईयर में जो रेवेन्यू है वाज जस्ट सफिशिएंट टू मीट देयर कॉस्ट वगैरह जो थी बहुत ही मिनिमल था। आगे बोला उन्होंने अब वो चाहते हैं कि अपने रेवेन्यू को वो ओवरऑल इंक्रीज करें। उसके लिए कंपनी ने बहुत सारी सिचुएशंस को एनालाइज किया कि उनका रेवेन्यू क्यों कम हो रहा है, और एनालाइज करने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि वो क्या करेंगे, लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक बैकवर्ड एरिया में लेके जाएंगे जहां पे कंपैरेटिवली लेबर जो है वो लो रेट्स पे अवेलेबल है। और सोलर वाटर हीटर्स सेकंड में उन्होंने बोला है कि सोलर वाटर हीटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करना चालू करेंगे, और जो इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स हैं उनका प्रोडक्शन कंपैरेटिवली धीरे धीरे वो कम कर देंगे। अब उन्होंने पूछा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं और किस तरह के डिसीजंस लिए हैं ये आपको बताने हैं। पहली चीज तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो फर्स्ट इज टू जनरेट बेटर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड टू जनरेट बेटर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें आती हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो पहले का आंसर तो हो गया कि इसका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। Why organizational objective? Because to increase the revenue, to generate the capacity of earning profits more in the business, that is a part of organizational objectives. यही business का core objective होता है। दूसरा अगर कोई objective देखा जाए तो social objective भी हो सकता है, because they are shifting from electric water heaters which are so prevalent to solar water heater. तो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, टुवर्ड्स द सोसाइटी दे आर गेटिंग कंसर्न्ड अबाउट कि आखिर में वो जो चीज प्रोवाइड करा रहे हैं एटलीस्ट वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो। तो वो सोलर वाटर पैनल्स के लिए ज्यादा वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो दो ऑब्जेक्टिव्स हो गए जो आप लिख सकते हैं। उन्होंने एक और चीज पूछी है कि यार इसके अंदर जो सोशल वैल्यूज है वो कौन कौन सी है। तो सोशल वैल्यूज में आप बता दोगे कि दे वांट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट और दे वांट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज। फिर बताओगे दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द सोसाइटी, दे आर टेकिंग डिसीजंस फॉर द सोसाइटी, तो उसको भी आप उसके अंदर लिख सकते हो। तो ये चीजें आप इसके अंदर इंक्लूड करके आंसर कर सकते हो। इसके अंदर इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना होगा। तो चलिए दोस्तों यह छोटा सा सेशन था। हम ये चाहते थे कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको छोड़े ना, क्योंकि आने वाले टाइम में जो ये हमारा प्लेज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो हम बड़े बड़े चैप्टर्स लेके आने वाले हैं। कल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सबसे पहले इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे चैप्टर को कवर करें, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और जैसे ही हम अपने 10th डे को क्रॉस करेंगे हम जो कोर चैप्टर्स हैं उन पे आना चालू हो जाएंगे। कारण ये था कि हम चाहते थे कि शुरुआत में बेसिक चैप्टर्स को ले लें, बिकॉज अभी एनवायरनमेंट बड़ा लाइट है। और जैसे जैसे हम सीरियसली बोर्ड्स की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इनकलकेट करें वो टिपिकल चैप्टर्स को जो बच्चे याद नहीं रख पाते। अगर हम शुरुआत में करा देते तो शायद अभी तक आप भूल भी चुके होते। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर अप अभी करें। तो चलिए मिलते हैं हमारे कल के वीडियो में जिसमें हम कवर करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। तब तक के लिए क्या करना है, मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं जो भी आप नोट्स बना रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे कॉमर्स बाबा के। इंस्टाग्राम पेज कौन सा है? @commerce.baba। तो चलिए फिर से बोलूंगा, तब तक के लिए क्या बोलते हैं बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।